यश श्रीवास्तव जी, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। यश जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, चुनावी मुद्दे, चुनावी दावे हर एक पार्टी करती रही है। बीजेपी 2 टर्म में रही, तीसरे टर्म का इंतजार कर रही है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति आपको आपके हिसाब से क्या नजर आ रही है? क्या लग रहा है कांग्रेस ने जिस तरीके से काम किया या पिछले 5 साल में राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने काम किया है, इस बार कितनी सीटें मिलेंगी आपको? जी देखिए, कांग्रेस ने जमीन पे लोगों के बीच में सीधे संपर्क बनाया है। हमने लोगों के मन की बात सुनी है, अपने मन की बात किसी पे भी नहीं थोपी है। और जो जनता के सही मुद्दे हैं, जिनके बारे में सारे आंकड़े भी दर्शाते हैं, आज 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, 83% बेरोजगार जो है वो युवा है। महंगाई अपने चरम पर है, लोगों की जेब में पैसा नहीं बच रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर जिस तरीके से हमने हर कीमत चुकाते हुए जनता के बीच में आवाज उठाई है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी समेत इंडिया गठबंधन जो है वो बहुमत जरूर पहुंचेगा। जी, अच्छा, चलिए ठीक है, ये तो कांग्रेस का टेक है। हर्ष जी, अब आप ये बताइए, अब जो समीकरण आप बनते बिगड़ते हुए इस वक्त देख रहे हैं, बीजेपी लगातार सतत प्रयास कर रही है, कांग्रेस इंडी गठबंधन के माध्यम से प्रयास करती रही, लेकिन बीजेपी इस समय चाहती ये है और मन ये है और उन्हें लगता है कि उन्होंने पिछले 10 साल में इतना काम किया है कि जनता बीजेपी पर, एनडीए पर भरोसा जाहिर करते हुए 400 प्लस वोट जो है वो बीजेपी को देगी। वहीं कांग्रेस कह रही है कि 150 भी क्रॉस नहीं कर पाएगी बीजेपी। क्या लग रहा है आपको? देखिए, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि बीजेपी इस बार या एनडीए गठबंधन 400 के पार जा सकता है। जो भी आप आंकड़े देख रहे हैं, 2014 का देखें, 2019 का देखें, 2014 के बाद बीजेपी और एनडीए गठबंधन ने काफ़ी ग्रोथ की थी और लगा था कि शायद तीसरी टर्म किसी भी पार्टी को भारत देश में नेहरू जी की गवर्नमेंट के बाद नहीं आ पाएगी। लेकिन बीजेपी का कार्यकाल, मोदी जी का कार्यकाल इतना अच्छा रहा, दे वर सो गुड इन देयर कैंपेनिंग एंड देयर मैसेजिंग टू द पब्लिक कि अब 2024 एक डन डील लगती है कि जो बीजेपी के लिए हो चुका है कि 2024 में मोदी जी की सरकार आ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि कांग्रेस की मैसेजिंग बड़ी क्लियर नहीं रही है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस क्या करना चाहती है, अगर वो सरकार में आते हैं तो किस तरीके की योजनाएं लेके आएंगे। काफ़ी सारी जो उन्होंने मैनिफेस्टो में योजनाएं अपनी डिक्लेयर करी, उससे लोगों को एक संकोच हुआ, लगा था कि मैनिफेस्टो के बाद एक अच्छा असर आएगा, लेकिन उल्टा उससे लोगों में संकोच ज़्यादा पैदा हुआ कांग्रेस के प्रति। और अगर यहीं हम बीजेपी या मोदी सरकार की बात करें तो 2014 में, 2019 में जो भी उन्होंने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया, लगभग पूरा का पूरा उन्होंने डिलीवर किया है। और ये भी देखने वाली बात है कि अभी 2024 का जो मैनिफेस्टो है। हर्ष दहिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूज रूम में उनकी मौजूदगी है। हर्ष जी, देखिए, मैं और आप इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी कितनी मजबूती से उतरी, कांग्रेस को क्या मजबूत रूप अख्तियार करना चाहिए था, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक साथ संगठित होते होते क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस इतनी ज्यादा कमजोर इस वक्त हो चुकी है कि अलग अलग फ्रंट पर जो कांग्रेस अकेले खेल सकती थी वो इस गठबंधन के चक्कर में कहीं ना कहीं पीछे रह गई है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। काफ़ी सारे राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि कांग्रेस ने जो ये इंडिया गठबंधन किया, इससे उल्टा कांग्रेस का नुकसान होने वाला है। आप दिल्ली की देखें, जब पहली बार केजरीवाल जी ने सरकार बनाई दिल्ली में, अगर कांग्रेस ने उनको समर्थन नहीं दिया होता तो केजरीवाल जी कभी भी सरकार नहीं बना पाते। और आप देखें, राजनीति एक बड़ा हुए का खेल होता है जिसको हम एक माहौल कहते हैं। तो उससे पहले माहौल था कि दिल्ली में अगर सरकार बनेगी तो बीजेपी या कांग्रेस की ही बनेगी। आम आदमी पार्टी का कोई स्कोप लोगों को बहुत ज़्यादा लगता नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को उस टाइम पे समर्थन देके वो एक हवा तोड़ दिया और एक नया एक माहौल बना कि केजरीवाल भी सरकार बना सकते हैं। और तब से आप देख रहे हैं दिल्ली और पंजाब में वो इस तरीके से स्थापित हो गए कि कांग्रेस या बीजेपी के लिए अभी उन्हें हिला पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और यही इंडिया गठबंधन में होने वाला है। काफ़ी सारा जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो दूसरी पार्टीज के तरफ शिफ्ट होगा, जहां पे उन्होंने इंडिया गठबंधन में दूसरी पार्टीज को टिकट दी है। तो मेरा भी ये मानना है कि कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए था। इट वुड हैव बीन अ ग्रेट स्ट्रैटेजी फॉर देम टू कंटेस्ट दीज इलेक्शंस अलोन। और जो पहले उनका यूपीए गठबंधन था उस फॉर्म में अगर वो करते तो उनको ज्यादा फायदा होता। इंडिया गठबंधन में अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान होने वाला है वो मैं आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ यश जी से। यश जी, देखिए, ये जो यहाँ पर चर्चा का विषय है, और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस पहले से मेहनत ज़्यादा करती
बजाबताई वो जो बाकी सहयोगी दल पर आश्वस्त थी, अब जैसे नीतीश कुमार ले लीजिए, नीतीश कुमार ने ही इनिशिएट किया था एक साथ चुनाव लड़ना, कांग्रेस आश्वस्त रही, नीतीश कुमार बीच से चले गए। ममता दीदी पर आप आश्वस्त रहे, ममता दीदी बीच से चली गई, है संगठन का हिस्सा लेकिन ना के बराबर है। आपको नहीं लगता कि जिस मजबूती से राहुल गांधी उतरे थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के या फिर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, उसका ज्यादा आपको फायदा होता? जी देखिए, सबसे पहली बात, मुझे शायद विजुअल्स कुछ अलग दिख रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहा है मैं किनसे क्या चर्चा कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये साफ बता देता हूँ कि आज प्रथम चरण का मतदान है। आज के दिन यदि कोई विश्लेषक बैठ के ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था कह रहा है, तो मैं उन्हें विश्लेषक नहीं मानता। ये छद्मवेश में आए हैं, प्रचारक हैं। रहा सवाल कांग्रेस के मुद्दों का, हमारी रणनीति का और किस चीज से फायदा हो सकता था, नुकसान हो सकता था, तो इस देश में सबको ये याद होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री आया था अच्छे दिनों का वादा लेके, उसने मणिपुर जला के राख कर दिया है और हजारों उनकी कमियां हैं जिन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और यहाँ रोज हमें नए नए पंडित बता रहे हैं ज्ञान के, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सवाल ये उठता है कि हमारे 5 न्याय 25 गारंटी में जब हम समाज के हर वर्ग की बात करते हैं, हिस्सेदारी की, किसान की, युवा की, श्रमिक की, महिलाओं की, उस बारे में बात छोड़ के ये फंतासियों की बात क्यों होती है कि ये प्लेन में बैठ गए, कहीं पानी के नीचे चले गए, कहीं यहाँ चले गए, वहां चले गए, कपड़े बदल लिए। ये मुद्दे नहीं है। आज मतदान है, जनता के लिए ये कोई सिर्फ पर्व नहीं है, पर्व से आगे बढ़ के ये जिम्मेदारी है और अधिकार भी है। आज के दिन मतदाता का ये पूरा हक है कि वो अपने नेताओं से सवाल करे और उनके जवाब जो अब तक मिले हैं या नहीं मिले हैं, उस आधार पर अपने नेता का चुनाव करे। नरेंद्र मोदी आपके सांसद नहीं बनेंगे सब जगह, नरेंद्र मोदी आपकी समस्या सुनने नहीं आएंगे। नरेंद्र मोदी को सिर्फ एक पोस्टर बना दिया है और पूरी बीजेपी किसी को भी उठा के खड़ा कर देती है। सनी देओल जैसे लोगों को सांसद बनाया गया जिन्होंने आते ही त्यागपत्र जैसा दे दिया और अब उनका पता नहीं। तो हमें गंभीरता से चुनाव को लेने की जरूरत है। किसी भी वोटर के लिए उसके क्षेत्र का प्रत्याशी उसके लिए क्या काम करेगा, उस सवाल का जवाब यदि वो दे सकता है तो ही वो वोट का अधिकारी है, नहीं तो नहीं। इस आधार पर मैं हाँ जी चलिए ठीक है। आलोक वत्स नेता बीजेपी भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आलोक जी, यश जी ने बहुत सिंपल तरीके से एक बात कहा है कि अगर देश आगे बढ़ रहा है और जनता देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट कर रही है, और बात अगर इंडी गठबंधन की हो, एकजुटता की हो, वो इस समय मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि जनता को भरोसा किस पर है। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी रही है पिछले 10 साल में, क्या जनता इस बार भी उन पर भरोसा करेगी? देखिए, सही कहा इन्होंने। जनता को, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है? जी मुझे आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। जनता, इन्होंने सही बात कहा कि जनता किस पे भरोसा करेगी। तो जनता जो भरोसा करने की बात है, तो हमने इतने काम कर दिए हैं जनता के लिए कि जनता को हम पर, हमारे अलावा किसी और पर विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है। 11.4 लाख शौचालय बना दिए, 4 करोड़ घर बना दिए, 40 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड देकर हेल्थ का सर्विसेज दिया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। मुद्रा लोन के तहत 10 लाख तक की लोगों को इंटरेस्ट फ्री, मिनिमम इंटरेस्ट पर स्टार्टअप के लिए पैसे मिल रहे हैं। राफेल खरीद कर भारतीय नभ को मजबूत किया, INS विक्रांत से जल को मजबूत किया, 130 बिलियन डॉलर खर्च करके रेल का विस्तारीकरण किया और द्रुतगामी ट्रेनें चलाई जिससे लोगों को दूर दराज जगहों पर जाने में बहुत सुविधा हो रही है। बुलेट ट्रेन की सौगात दी जो शीघ्र कुछ दिनों में मूर्त रूप ले लेगी। तो भारत में नए नए एयरपोर्ट का निर्माण किया, जिसकी पहले मात्र 22 एयरपोर्ट थे। भारत मोबाइल में विश्व में दूसरे नंबर पर लाके खड़ा कर दिया मैन्युफैक्चरिंग में। सोलर एनर्जी में विश्व में तीसरे स्थान पर आ गए। किसानों को सम्मान निधि के तहत हम लगातार पैसे दे रहे हैं। उसके अलावा सोलर एनर्जी में भी हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। 22 मैंडेटेड क्रॉप से हम अभी भी MSP दे रहे हैं और आगे भी उसको बढ़ाने की है। तो ये इतनी चीजें लोगों को मिल गई है कि लोग अब दूसरे पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी की गारंटी पक्का गारंटी बन के उनके सामने खड़ा है। और यही बात जहां तक ये ऑपोजिशन की, तो आप देख लीजिए, हमने एक संकल्प पत्र दिया NDA के तरफ से और इंडी गठबंधन के तरफ से हर आदमी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया।
कोई कहता है 1 करोड़ नौकरी देंगे, कोई कहता है 30 लाख देंगे, कोई कहता है 3,000 रुपया महिलाओं को देंगे, कोई कहता है 1 लाख रुपया महिलाओं को देंगे, लैपटॉप बांट देंगे, साइकिल दे देंगे, स्कूटी दे देंगे। तो ये जनता दिग्भ्रमित हो गई है कि ये लोग अगर जीत के आ गए तो किसका मैनिफेस्टो लागू होगा। यहाँ एक संकल्प पत्र है एनडीए का जिसमें मोदी की गारंटी है सबों पे, और एक इन लोगों ने अपने अपने मन से मैनिफेस्टो बना लिया है। तो जनता इससे दिग्भ्रमित है कि इनके मैनिफेस्टो में कौन सा लागू होगा। तो जनता इस सब पर विश्वास नहीं करेगी। चलिए, वो वैसे देखना दिलचस्प होगा कि अभी आगे जो है वोटर्स की राय क्या होती है, क्योंकि आज जनाधार जो है वही तय करेगा कि उस कुर्सी पर कौन बैठेगा। संजय शर्मा, प्रवक्ता टीएमसी, हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, वेस्ट बंगाल का रुख क्या है, ममता दीदी का रुख क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा गया कि साथ एक साथ चल रहे थे, कांग्रेस के साथ आप चल रहे थे, बीच में ही ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं भाई, हम तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, कम से कम वेस्ट बंगाल में, हम बंगाल में अकेले लड़ेंगे, बाकी जगह का देखेंगे। लेकिन अगर ऐसे अकेले अकेले सभी सहयोगी दल लड़ते रहेंगे तो फिर आप मुकाबला बीजेपी का करेंगे कैसे? संजय जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? देखिए, जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, पश्चिम बंगाल के जमीनी हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी रोकने के लिए हम लोग काम करते हैं, और इसके संजय जी, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करती हूँ, आपके कनेक्शन में कुछ एरर है। हर्ष दया हमारे साथ बने हुए हैं न्यूज रूम से। हर्ष जी, अब आपने दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुन लिया, बीजेपी को आपने सुना, आपने कांग्रेस में यश जी को आपने सुन लिया, और संजय जी से भी हम बात कर ही रहे हैं। कुल मिलाकर के अब समझ ये आ रहा है कि ये फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग है। बीजेपी क्या ज्यादा ताकत से आपको नजर आ रही है, या फिर लग रहा है कि नहीं, राहुल गांधी जिस यात्रा को लेकर के निकले थे, वो यात्रा राहुल गांधी के व्यक्तित्व में कनेक्टिविटी का काम कर रहा है, और इसका फायदा न केवल दक्षिण में बल्कि उत्तर भारत में भी कांग्रेस को होने जा रहा है? देखिए, डेफिनेटली जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा निकाली थी, उसका फ़ायदा कांग्रेस को 101% मिलेगा, और मिलता दिख भी रहा है। लेकिन क्योंकि उनकी जो, जैसे मैंने पहले कहा कि उनकी जो मैसेजिंग की कमी है, जो लोगों के साथ कनेक्ट ख़त्म हो चुका है पिछले 10-15 सालों में, उसको दोबारा रीगेन करने में, उस ग्राउंड को रीगेन करने में कांग्रेस को समय लगने वाला है। और आप ये देखिए कि कांग्रेस किनके अगेंस्ट लड़ रही है। मोदी जी, अमित शाह जी, इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, दे आर 24 आवर्स पॉलिटिशियन, वेयर एज आई एम सॉरी टू से मिस्टर राहुल गांधी को compete नहीं कर सकते। मे बी कांग्रेस नीड्स अ न्यू लीडरशिप, अ रीवैम्प ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन, कि जिससे वो बीजेपी के साथ और अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी के साथ वो एक कंपटीशन कर भी सकें। लेकिन डेफिनेटली राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, उसका फ़ायदा कांग्रेस को नॉर्थ में भी, साउथ में भी और बाकी प्रदेशों में भी डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा कि वो इनका वोट शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ा सके, और जो क्या कहते हैं सीट्स की टैली है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर सके कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन अपनी सरकार केंद्र में बना पाए। बिल्कुल। यश जी भी लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। यश जी, और मैं लगातार टैली कर रही थी इसी चीज़ को कि 2019 के मुकाबले कांग्रेस जो है किन किन वादों के साथ उतरी है, और उन वादों में जब 2019 का चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश की हमने स्थिति देख ली, और अब जब सपा के साथ सांठगांठ में आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश से क्या उम्मीद आपको नजर आ रही है? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व और उनके साहस पे जिसको भी शंका हो, वो पहले खुद मणिपुर जाके दिखाए। राहुल जी ने जाके दिखाया है। राहुल जी ने देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 2 यात्राएं करके दिखा दी हैं। नरेंद्र मोदी जी अब तक ना तो मणिपुर गए हैं, ना ही किसी पत्रकार वार्ता में खड़े हुए हैं जहां उन्होंने सवाल के जवाब दिए हों, ना ही उनकी ये हिम्मत है कि ANI या गिने चुने 2-4 के अलावा किसी को इंटरव्यू दे दें। तो साहस की और नेतृत्व की बात यहाँ पे कोई ना करे। दूसरी बात, कांग्रेस की सपा या दूसरे गठबंधन के दलों के साथ की स्थिति जो ये कहती है, वो ये है कि हम सब ने, सारे दलों ने सर्वसम्मति से
जो आलोक वत्स जी, जो कभी विश्लेषक बन जाते हैं, कभी पार्टी के लीडर बन जाते हैं, वो ये कह रहे थे कि हमारा मैनिफेस्टो और उनका मैनिफेस्टो। तो हमारे इंडिया ब्लॉक में हर पार्टी ने अपना अपना मैनिफेस्टो निश्चित रूप से लॉन्च किया है, क्योंकि हम किसी पर भी मोनोपोली नहीं थोप रहे हैं। इनके बीजेपी के मैनिफेस्टो में हर पेज पे मोदी लिखा हुआ है, और इन्होंने अपने साथी दलों को शायद दबाव में या कैसे भी करके उनका मैनिफेस्टो लॉन्च नहीं करने दिया है। पार्टियों का मैनिफेस्टो उनका ना सिर्फ एक मुखपत्र होता है, बल्कि जनता के लिए एक संदेश भी होता है कि वो क्या करने का प्रयास पूरी ताकत से कर सकते हैं। तो ये बोलना कि भाई हमारा मैनिफेस्टो एक है और इनका सब है, ऐसा नहीं होता है। देश का संविधान ये पूरी छूट देता है, और यही संविधान के हिसाब से प्रक्रिया है कि आप प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं चुनते, आप अपना सांसद चुनते हैं, और उसके बाद चुने हुए सांसदों का दल मिल करके मंत्री कैबिनेट बनाता है। इस प्रक्रिया को भुला के भाजपा वाले इसमें लगे हुए हैं कि एडवर्टाइजमेंट मचा दें और पूरे संसद को एक एड कैंपेन बना के एक आदमी की छवि पे पूरा काम करें, जो कि हो नहीं रहा है। असम में जहां पे डबल इंजन चिल्लाते हैं, वहां पे जो राजधानी है उसके इलाकों की हालत खराब है। ना तो हिमंता जी ने कुछ किया है, ना मोदी जी ने कुछ किया है। तो हमें एक बार फिर आज मतदान है, देश की जनता को ये पूरा हक है और जिम्मेदारी भी है कि वो असली मुद्दों पर, अपनी जेब पर, अपने अधिकारों के लिए और न्याय के लिए वोट कर सके। उनको किसी भी तरीके से, किसी को भी हक नहीं है कि एक आदमी का नाम की माला जपते हुए जाके उन पर दबाव बनाया जाए, चाहे मानसिक रूप से, चाहे एडवर्टाइजमेंट दिखा के, चाहे किसी भी तरीके से। तो मैं बार बार ये कहूंगा कि हमारे 5 न्याय 25 गारंटी हमारी तरफ से जनता के लिए हमारे पक्के वादे हैं। हमने लोगों के बीच में अपने गारंटी कार्ड दिए हैं, और जनता हमसे सवाल कर सकती है कि इन वादों का क्या हुआ। उसके अलावा हमारे साथी दलों ने जो भी अपने मैनिफेस्टो बनाए, वो भी इसी विचारधारा पर है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा पद एक आम नागरिक का होता है, और ये मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सब लोग लोगों के लिए काम करने को रखे जाते हैं। तो जिस किसी को भी भगवान बनना हो, वो कहीं और ट्राई करे। भारत के लोकतंत्र में लोगों की चलेगी, लोकतंत्र ही चलेगा। जी आलोक जी, क्या लोगों की अब तक लोकतंत्र में नहीं चलती रही है भारत में? यश जी कह रहे हैं कि भगवान जिससे बनना है वो बने, लेकिन यहाँ तो लोगों की चलेगी। जब वोट होता है तो फिर किसकी चलती है? और बीजेपी जनाधार के साथ जब आई तो जनता क्या चाहती थी? देखिए, यश जी को मैं बहुत डिबेट में देख चुका हूँ। ये हेविली बायस्ड हैं अगेंस्ट मोदी, और उसी के तहत ये सारा वक्तव्य देते हैं। परंतु ये इनको समझना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, और मोदी जी को जनता ने चुन के भेजा है। कोई वो थोपे हुए नहीं है, या कोई डिक्टेटरशिप नहीं है उनके करके वो नहीं काबिज हुए इस पर। 2014 में जनता ने उनको आंखों पर बिठाया, 2019 में बिठाया, और आज फिर 2024 में बिठाने जा रही है। मैंने इनसे अगर ये पूछा, ठीक है, सबका लोकतांत्रिक अधिकार है अपना अपना मैनिफेस्टो दे, लेकिन जब आप साझा चुनाव लड़ते हैं इकट्ठे होकर, तो एक परंपरा रही है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का, वो आपने नहीं दिया देश को। आज अगर देश का युवा, महिला या बुजुर्ग पूछ रहा है कि अगर आपको हमने जिता दिया तो इसमें से कौन सा लागू होगा, कौन सा घोषणा पत्र, ये मैनिफेस्टो लागू होगा, उस पर आपके लोग कोई जवाब देने के लायक नहीं है। तो देश को इतना जानने का तो अधिकार है कि अगर आप सत्ता में आएंगे तो कौन सा इसमें से लागू होगा। हर में विसंगत है, सब में एकता नहीं है सबके मैनिफेस्टो में। तो इतना आप देश के लोगों को फॉर ग्रांटेड नहीं ले लें कि हम जो कुछ भी बोल देंगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे। लोकतंत्र में एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। आज मोदी जी की एक्सेप्टेबिलिटी है, उनके द्वारा किए गए कार्य से लोगों को राहत मिला हुआ है, इसके कारण लोग उनको आत्मसात किए हुए हैं। नहीं तो मोदी जी में कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए हैं कि जो उनको बार बार लोग रिपीट कर रहे हैं। उसने काम किया, 18 घंटे मोदी जी निरंतर 9 बरस से काम करते जा रहे हैं, सारी चीजों को बढ़ावा दिया। अभी मैंने बहुत सी चीजें गिनाई, डिजिटल पेमेंट बढ़ाया, वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो जाएगा तो 10 लाख करोड़ का हिंदुस्तान के एक्सचेकर का पैसा बचेगा। चंद्रयान का सफल लैंडिंग करा दिया, गगनयान की भी तैयारी हो रही है। ह्यूमन एनवायरमेंट, पढ़ाई में, उच्च शिक्षा में 28% की बढ़ोतरी हुई है। स्ट्रीट वेंडर्स को, ठेले वालों को उन्होंने क्रेडिट लोन दिया है, आज वो खुशहाल हैं। ग्रीन एनर्जी में वर्ल्ड में हम नंबर 2 में पहुंच चुके हैं। FDI डबल हुआ है। क्या पर जनधन योजना में 34 करोड़ लोगों को राहत मिली है।
इतनी चीजें करने के बाद उसके अगेंस्ट आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ देश को लूटा, स्कैम दिए। तो जनता इनके प्रति नहीं आसक्त होगी तो आपके प्रति आसक्त होगी क्या? ये सोचने वाली बात है। एक आदमी कर्मों के आधार पर वोट मांग रहा है। ठीक है एक आदमी हर्ष जी, जो संकल्प लिया मोदी ने उसे पूरा किया, क्या पूरा हुआ और क्या रह गया? अगर 10 साल को देखे तो, बीजेपी के कार्यकाल को पूरा देखे तो। देखिए, अगर मैंने बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात की जाए 2014-2019 का, तो 2014 में हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक संकल्प लिया था कि वो राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे, जो वो 2014 से 2019 में नहीं कर पाए। लेकिन 2019 में आते ही तो जो सबसे पहले क्या कहते हैं मैनिफेस्टो का प्रॉमिस डिलीवर किया गया वो 370 का हटाना और फिर राम मंदिर बनाना। तो ये देखा जाए तो जितने बड़े मुद्दे थे जो मैनिफेस्टो में बीजेपी पिछले कम से कम 2 दशकों से प्रॉमिस करती आई है, वो मोदी जी ने डिलीवर किया। और अभी भी लगता है कि 2024 के मैनिफेस्टो में काफ़ी सारी चीज़ें जो प्रॉमिस की गई हैं, दे विल डिलीवर इफ़ दे कम टू पावर, विच सीम्स मोस्ट लाइकली कि होने वाला है। और किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि मोदी जी या बीजेपी अपने मैनिफेस्टो वादों से पीछे हटेंगी। तो जो हम मैनिफेस्टो में देख रहे हैं तो काफ़ी हद तक ये लगता है कि सरकार बनने के बाद शायद उससे कहीं आगे बढ़ के चीज़ें डिलीवर की जाएंगी। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद पहले ही साल में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी देश में आएगा। जिस तरीके से सीआरपीसी को बदला गया, वैसे ही क्या कहते हैं सीपीसी को, जो सिविल प्रोसीजर कोड होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके उसको भी बदला जा सकता है। पर्सनल लॉज बदले जा सकते हैं, जिसकी काफ़ी बड़ी संभावना अभी लगती है। बिल्कुल। अच्छा यश जी, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आप उम्मीद क्या कर रहे हैं, तो आपका जवाब क्या होगा सीटों के लिहाज से? नहीं, देखिए, नंबर्स गेम में यदि आप जाएंगे तो बहुत सारे सर्वेज हैं, बहुत सारे आंकड़े हैं। ये भी है कि बीजेपी 150 पार नहीं कर पाएगी पूरा एनडीए। तो सीटों के आंकड़े को हम जाने देते हैं। मैं बार बार आपको यही इंसिस्ट कर रहा हूं यहाँ पर सभी को कि चुनाव आंकड़ों का खेल नहीं है। सुनिए मेरी बात, सुनिए। चुनाव आंकड़ों का खेल नहीं है। आप अपने मन से आंकड़े इधर उधर करके लोगों को मनमानी छवि दिखा सकते हैं, लेकिन यदि चलिए हम आंकड़ों की बात करते हैं और पिछले 2 टर्म में क्या किया है उसकी बात करते हैं, तो किसानों की आय, 2 करोड़ रोजगार, और ये सब भी छोड़िए, विकास के नाम पर जो 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था, एक भी पूरी नहीं हुई है। एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख करोड़ का भारी लोन लिया गया था। जापान जिसने वो लोन दिया, अब उस प्रोजेक्ट में उसकी रुचि नहीं है, हालांकि जनता ब्याज भर रही है, और मोदी जी 3 और बुलेट ट्रेन की बातें कर रहे हैं। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में लोगों के घरों में घुस के झांकने का हक मिला है फिलहाल सरकार को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से देश की कोई बड़ी समस्या हल हो जाएगी। मैं ये मानता हूं कि देश में सबको अपने हिसाब से रहने का अधिकार है, सबको कायदा है, कानून है, और ये सारी व्यवस्थाएं संविधान में पहले से ही हैं। लेकिन जिस तरीके से संविधान को बदलने का हिंट दिया है कुछ समय से बीजेपी के लोगों ने, वो खतरनाक है, क्योंकि संविधान में मौलिक अधिकार है, मौलिक उत्तरदायित्व है, सब कुछ है। यदि कोई कानून बदलना जरूरी हो तो वैसे भी संसद में सम्मति से बदला जा सकता है। लेकिन यदि बीजेपी ये कहती है कि हमें सारी सीटें खुद के लिए चाहिए ताकि हम संविधान बदल सकें, तो ये देश में बहुत बड़ा शंका और खतरे का एक सिग्नल है। तो देश को समझना होगा। आप इस निर्णायक मोड़ पे खड़े हैं जहां या तो आप इसके बाद स्वस्थ लोकतंत्र का पुनरुत्थान देखेंगे, या फिर आपके लिए अपनी खुद की आजादी, खुद का दायित्व, खुद के मौलिक अधिकार एक लंबी सोच बन जाएंगे। उसको बनने से बचाना हर नागरिक का अधिकार और दायित्व दोनों है। और मैं सभी से यही अपील करूंगा कि ये एक आदमी के नाम का एडवर्टाइजमेंट सुन सुन के परेशान होने की बजाय आप अपनी क्षेत्र के नेता से ये पूछें कि आप क्या करेंगे हमारे लिए, और क्या करेंगे आप अपनी पार्टी के जो भी आपका उछल कूद। लेकिन बड़ा यशी, बड़ा आयरॉनिकल है कि एक आदमी के चेहरे पे ही बीजेपी विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव जीत जाती है। तो कहीं ना कहीं जो जनता है, जो जनाधार है, वो एक आदमी के चेहरे पर तो है ना। यही तो वजह है कि कांग्रेस पीछे रह गई। और आपके में नेतृत्व की कमी लोग कहते हैं, ये नेतृत्व की कमी है कांग्रेस के अंदर। लोग क्या कहते हैं वो आप मत बताइए, हम जानते हैं, हमने 2-2 यात्राएं की हैं। लोग क्या कहते हैं हम अच्छी तरह जानते हैं। तो जो चेहरे लोग की क्या बात है, कहते हैं वो नतीजे भी बता ही देंगे यश जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए।